दोस्तों वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम के बारे में। आप सबको पता होगा कि डेट्स आ चुके हैं और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए फॉर्म तुरंत भरना शुरू करें। मगर स्टूडेंट्स, बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जाने अनजाने में, जिसके कारण आपको आपका कैंडिडेचर हमेशा के लिए खोना पड़ सकता है। 2 साल की कड़ी मेहनत, कोरोना का इतना भयावह काल, और उसके बाद जब मेरा फाइनल एग्जाम देने का टाइम आए और एक छोटी सी गलती के कारण मैं अपना कैंडिडेचर हमेशा के लिए खो बैठूं, इससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत छोटी गलतियां स्टूडेंट्स, आपके लिए लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। मगर आपके लिए आपका कैंडिडेचर सब कुछ है, मगर एनटीए के लिए आपका कैंडिडेचर केवल एक एक्सेल की एंट्री है। यदि मान लीजिए उस एक्सेल की एंट्री में कहीं भी गलती है, त्रुटि है, एरर है, तो सिर्फ शिफ्ट द स्लाइड्स अप, आपकी गलती नीचे रह गई, दूसरी स्लाइड्स ऊपर आ गई, आपका कैंडिडेट हमेशा के लिए खत्म। तो इसलिए गलतियां ना हो, इनका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आके गए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोटे छोटे एरर्स के कारण खो दिया। माता पिता का लाखों रुपया उनकी तैयारी में, कोचिंग के ऊपर देना, और उसके बाद जब फाइनल एग्जाम देने का टाइम आना तो कहीं एडमिट कार्ड में छोटी सी गलती, कहीं ड्रेस कोड में छोटी सी गलती, कहीं उनके फोटोग्राफ में गलती, एंड ऑल एवरीथिंग इज गॉन फॉर एवर। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी गलतियां ना हो, उसके लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना नीट का फॉर्म भरना है। उसके लिए आज आप ये सेशन बहुत ध्यान से अटेंड करिए। क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, मैंने आपकी सुविधा के लिए सारे स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे करके एक साथ रखे हुए हैं, और साथ साथ में आपको बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता जाऊंगा। बहुत सारी सावधानियां मैं आपको बताता जाऊंगा जो आपको करनी है और जो आपको रखनी है इस फॉर्म भरने के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने के दौरान सबसे पहला काम एक करें, एक खाली रजिस्टर और एक पेन लेके अपने साथ में जरूर बैठें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको लगे कि छोटी हैं, मगर वो नजरअंदाज हो जाए और एग्जाम के दौरान जब एनटीए का फॉर्म भरने लगेंगे तब वो सामने आएंगे और आप तब भूल चुके होंगे कि वो मैंने कौन से टिप्स दिए थे, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप फॉर्म प्रॉपरली भर सकें, और हो सके तो एनटीए का पूरा फॉर्म जो है, जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट्स को लेकर प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसको पेंसिल से भरिएगा, और पेंसिल से इसलिए ताकि आप अपना एरर रेक्टिफाई कर सकें। और उसके बाद जब आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाएं कि इस फॉर्म में कोई गलती नहीं है, तब फिर आप उस फॉर्म को फाइनली वेबसाइट के ऊपर भरिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हियर वी गो, लेट्स फिल द नीट फॉर्म। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पूरा प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के ऊपर बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट। काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड प्रेजेंट्स नीट एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलिंग सेशन। सबसे पहले 12th के और ड्रॉपर स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं, खाली नोट शीट्स और पेन अपने साथ में रख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, नीट का पूरा बुलेटिन करीब 10 या 12 MB की एक पीडीएफ फाइल के रूप में एनटीए की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। आप उस बुलेटिन को अपने पास में डाउनलोड करके रख लीजिए, और ये बुलेटिन को पूरा ध्यान पूर्वक इस बुलेटिन को पढ़िए, क्योंकि आपकी कोई भी क्वेरी होगी इसका जवाब इसी बुलेटिन में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इस बुलेटिन को आप आराम से अपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करके रख लीजिए। दूसरी सावधानी डियर स्टूडेंट्स, कि फॉर्म जो है वो साइबर कैफेज में बैठ के भूल के ना भरें। साइबर कैफेज या नेट कैफे या इंटरनेट कियोस्क जो पब्लिकली अवेलेबल है उस पर ना भरें, क्योंकि उसमें आपके जो डेटा है उसके साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने ये भी गलतियां की हैं और उसके कारण उनको अपना कैंडिडेचर खोना पड़ा है। किसी और का फोटो किसी और की जगह सेलेक्ट कर देना, एक ही पासवर्ड सारे लोगों के लिए कॉमन कर देना, किसी और के कैंडिडेचर में उसका डेटा चुरा लेना, इस तरह की बहुत सारी हरकतें ये साइबर कैफे वाले करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इसको अपने ही घर पे भरें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, इसको आप यदि हो सके तो टच डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, आपका स्लेट या टैबलेट, उस पे ना भरें। यदि आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी फ्रेंड के लैपटॉप या डेस्कटॉप में बैठ के भर लें, वो भी उतना ही अच्छा होगा। टैबलेट या मोबाइल पे क्यों नहीं, क्योंकि ये टैबलेट या मोबाइल टच सेंसिटिव होते हैं। आप एक जो ड्रॉप डाउन मेनू से एक आप
अपना सही क्रेडेंशियल चुन रहे हैं और वो ड्रॉप डाउन मेनू में आपकी उंगली थोड़ी ऊपर या नीचे लग जाती है, आपने गलत क्रेडेंशियल चुन लिया और आपको पता ही नहीं था कि आपने गलत फील्ड भर दिया है, गलत एंट्री कर दी है और बाद में उसके कारण आपको कैंडिडेचर खोना पड़ेगा, तो भी आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए टच डिवाइसेस का इस्तेमाल कम से कम करें। 1 2 जैसा कि मैंने बताया, साइबर कैफे वालों से थोड़ा बच के रहें, सावधान रहें। उनके पास फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक भरें। हो सके तो अपने साथ किसी बड़े, अपने पिताजी को, माता जी को या किसी बड़े भैया को, किसी को साथ में ले जाएं ताकि वो भी साथ साथ में सुपरवाइज कर रहे हो कि आपने कोई गलती ना की हो। ग्रुप्स में दोस्त बहुत सारे इकट्ठे होकर फॉर्म भरते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसमें अक्सर ये होता है कि एक की एंट्री दूसरी की जगह चली जाती है। तो ऐसे बड़े ग्रुप्स में या गुच्छों में फॉर्म ना भरें, इंडिविजुअली भरेंगे, शांति से भरेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इनफैक्ट आपको ये बता दूं कि इस बार एनटीए ने अपने फॉर्म को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई कर दिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म फिल नहीं करना है जितने इस आज से पहले जो आपके पहले के जो स्टूडेंट्स पुराने सालों में एनटीए का एग्जाम देके गए हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, नीट और जेई दोनों का फॉर्म, उतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इस बार नहीं है। दैट्स अगेन अ गुड थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कुछ खास चीजें अपने साथ में तैयार रखें। पहला, कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो, ऐसा फोटो जिसमें 80% चेहरा नजर आएगा आपका, ऐसा फोटो, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इन सब के बारे में अभी आने वाली स्लाइड्स में बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूं। तो एक फोटोज जो है कम से कम 10 से 12 रखें, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, फॉर्म में फोटो कोई और जब आप जा रहे हैं एडमिट कार्ड लेके, जब एग्जाम सेंटर जा रहे हैं वहां फोटो कोई और, तो उसमें क्या होता है कि वो फोटो मिसमैच हो जाता है एंड यू आर गोइंग टू लूज योर कैंडिडेचर। ना भी हो, आप सुपरवाइजर से बहस करेंगे, उससे आर्ग्यू करेंगे या उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका जो माइंडसेट है एग्जाम पे कंसंट्रेट कर रहा होना चाहिए था, वो बहस में लग जाएगा एंड दैट विल कॉस्ट यू अगेन द कॉम्पिटिटिवनेस इन द एग्जाम। और कुछ बातें आपको समझ लेनी है कि पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ साथ में एक सेम फोटो पोस्ट कार्ड साइज में भी रखने को कहा गया है, जिसका साइज है 4 इंच बाय 6 इंच, यानी 4 इंच की चौड़ाई होगी और 6 इंच की उसकी हाइट होगी। तो मेक श्योर अपने स्टूडियो वाले से कहें कि वो फोटो भी आपको साथ में निकाल के जरूर दे दे। स्टूडियो वालों से जब आप फोटो निकलवाने जाएं तो जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है केवल उसी में फोटो निकालें। उसको बोलिएगा कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें ही फोटो निकालिए। वो बोलेगा आपको नहीं 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 यही चलता है, सारे स्टूडेंट यही लेके जाते हैं, मत सुनिए, उसको बोल दीजिए ज्यादा बहस मत करो, जितना कहा है उतना करो। चलिए, और साथ साथ में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आपका सिग्नेचर और आपका थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए होगा, जो कि 1.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर बॉक्स के अंदर होना चाहिए। उसकी फाइल का साइज भी डिटेल में दिया हुआ, जो मैंने आने वाली स्लाइड्स में आपके लिए अलग से बना के रखा हुआ है। सो कीप वॉचिंग। जैसा कि मैंने कहा है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए होगा। इसके पीछे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, इसके पीछे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखेंगे, अपने सिग्नेचर्स करेंगे, ये चीजें करके अपने साथ में एग्जाम सुपरिटेंडेंट यदि मांगता है तो उसके सामने पुटअप करेंगे। इसके साथ साथ में फोटोग्राफ जो है उसमें वही इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली वही इमेज जो कि आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में है और जो आपने एनटीए का फॉर्म भरने के दौरान सबमिट की है। जब बिना देर के स्क्रीनशॉट्स को देखें, इसमें डमी एंट्रीज मैंने करके रखे हुए हैं, उन डमी एंट्रीज को नोट करते जाइए। मैंने अपने नाम से किया है इसलिए मेरे एंट्रीज तो खैर वैलिड नहीं होंगे, मगर आपको इससे अंदाजा जरूर लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये होम पेज का ध्यान रखें, https इसके साथ आएगा neat.nta.nic.in। मेक श्योर कि आप ये यूआरएल बॉक्स में टाइप करके ही डालें। ये एंट्री आप गूगल सर्च से ना करें। गूगल सर्च हो सकता है आपको किसी फेक साइट पे ले जाए और वो फेक साइट आपको लगे कि आपका कैंडिडेचर हो चुका है, आप अपना फॉर्म भर चुके हैं, मगर वो फॉर्म भरा ही ना हो, वो कोई फेक साइट हो। इसलिए आप यूआरएल बॉक्स जहां पे ऊपर वेबसाइट लिखी जाती है वहां पे ये जो आपको होम पेज का एड्रेस दिया हुआ, नेट एड्रेस, इसको आप प्रॉपरली टाइप ही करेंगे, कहीं से कॉपी करके सिलेक्ट ना करें। चलिए, जब आप इसको भर लेते हैं तो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये होम पेज नजर आ रहा है, ये आपका होम पेज है। इस होम पेज के अंदर आप देखेंगे 2 सेक्शंस हैं। एक वो सेक्शन है जो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, और एक वो बच्चों के लिए है जिन्होंने फॉर्म अभी भरना है। आप यहाँ पे देखेंगे ऑरेंज कलर का एक बार दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले आता है इस तरह का एक
पेज जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें टॉप पे लिखा है कि आप बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिए। तो बुलेटिन को जैसा मैंने शुरू में कहा है, आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, आपके काम आने वाला है। इंस्ट्रक्शंस इसमें पूरे दिए हुए हैं, और लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीजें कर रखी हैं, इसलिए वी कैन मूव अहेड। आप इस वीडियो को आगे देखते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है फी स्ट्रक्चर। आप अपना फी स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपको कितना आपको शुल्क चुकाना है। आइए देखें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको डिटेल दिया हुआ है, आप किस कैटेगरी के लिए। यदि आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जनरल कैटेगरी से आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपको फीस लगेगी 1500 या 1500 रुपीज। यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और साथ साथ में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के हैं, तो आपको फीस लगेगी 1400 रुपीज। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी यानी एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर थर्ड जेंडर इस कैटेगरी के लिए हैं, तो फीस लगेगी 800 रुपीज। तो जो भी रेलेवेंट फी स्ट्रक्चर है वो आप अभी से नोट करके अपने साथ में रख लीजिए। फीस केवल डिजिटल फॉर्म में पे होगी, जिसके बारे में आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। चलिए मूव हेड। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑलरेडी, मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि अपना बुलेटिन को आप पहले से भर के सेव करके रख लीजिए, उसको अपने मोबाइल पे फीड कर लीजिए, वो आपको आगे आने वाले टाइम में काम आने वाला है। तो चलिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया है अपने पास में रेडी रखने होंगे। फोटोग्राफ रेडी रखनी है, थंब इम्प्रेशन रेडी रखना है, सिग्नेचर रेडी रखना है, और साथ साथ में पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी रेडी रखना है। चलिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते जाइए, बाकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत डिटेल में मैंने बताया है। अब नीचे यहाँ पे बॉटम में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, जिसको हम लोग टिक करेंगे और इसके बाद हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो इस बॉक्स को हमने टिक कर लिया और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आता है आपका नाम। यहाँ पे आपको वही नाम डालना है, उसकी वही स्पेलिंग डालनी है जो आपके 10th क्लास के नाम के साथ में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि मेरे 10th क्लास में नाम, मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो DEEPAK हो गया। अभी एक्चुअल मेरा नाम DIPAK है। तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही होगा। आप आने वाले टाइम में क्या करेक्शन के लिए दे रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है वही नाम वैलिड होगा। इसके साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हमने ऑलरेडी एफिडेविट या आधार में मेरा नाम कुछ और है और मेरे 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट में मेरा नाम कुछ और है। तो आधार में आपका नाम क्या है उससे नहीं मांगा गया है, आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही मांगा गया है। सो मेक श्योर यू नो दिस। चलिए, नाम के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो क्लास 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है, उसमें भी कोई फेरबदल ना हो। पिता के नाम के आगे सैल्यूटेशंस ना लगाएं, जैसे मिस्टर, श्री, कैप्टन, एडवोकेट, इस तरह के आप सैल्यूटेशंस ना लगाएं। डॉक्टर, इस तरह के सैल्यूटेशंस आप ना लगाएं, केवल उनका नाम लिखें। नाम एब्रीवेशंस में ना लिखें, नाम पूरा पूरा लिखें। यहाँ पे बात होती है उन स्टूडेंट्स के जो साउथ से बिलोंग करते हैं, जिनके नाम के आगे एब्रीवेशंस चलते हैं, जैसे YPS रेड्डी, इस तरह के नाम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में जो नाम दिया हुआ है वही नाम आप आगे कंटिन्यू करें। इसके बाद बात आती है मदर्स नेम, माता जी का नाम भी वही हो जो एग्जैक्टली क्लास 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है। चलिए, अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। इस देखिए कॉलम में आपको मैंने एरो लगा के बताया हुआ है, इस कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अगेन उसमें भी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो क्लास 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही स्टैंडर्ड मानी जाएगी। देन वी हैव टू चूज अवर नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता। आप यदि इंडिया को बिलोंग करते हैं तो इंडिया चुन लीजिए। यदि आप एक फॉरेन सिटीजन हैं और इंडिया में नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो अपने राष्ट्रीयता को चुनिएगा और आप एज ए फॉरेन कैंडिडेट एग्जाम को भरेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे। देन आप इसमें आप अपना आइडेंटिटी का प्रकार डालेंगे, किस तरह के आईडी को यूज करना चाहते हैं। देयर आर लिस्ट ऑफ मेनी आईडीज। हमने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है कि आप आधार को यूज करिए क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और उसमें किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं आती, और आती भी है तो वो आराम से वो रेक्टिफाई हो जाती है। तो आधार की आप आधार कार्ड अपना रेडी रखिएगा, उसके आखिरी के 4 डिजिट्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। देन फिर आप इसमें अपना सही एड्रेस डालें। एड्रेस वेग ना हो। वेग एड्रेस कैसा होता है, बजरंगबली के मंदिर के आगे,
मजार के पीछे ऐसा एड्रेस ना डालें। एड्रेस हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर प्रॉपर हो, ग्राम, तहसील वो भी प्रॉपरली मेंशन्ड हो, पोस्ट प्रॉपरली मेंशन्ड हो। क्यों? क्योंकि यदि एनटीए इस पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करता है तो आपका एड्रेस खाली ना जाए, उसके ऊपर आपको जो भी चिट्ठी या जो भी कागजात भेजे जाते हैं वो आपको पता हो। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर ध्यान दीजिए। मोबाइल नंबर अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि फ्री का डाटा या फ्री के प्लान के कारण वो बार बार अपने फोन्स को, नंबर्स को चेंज करते रहते हैं। तो मेक श्योर आप वो नंबर दीजिए जो अगले कम से कम 3 या 4 साल फिक्स रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उसका आप नंबर का देख लीजिएगा, उसकी वैलिडिटी प्रॉपर हो। आप अपना ईमेल प्रॉपरली आप एक बार खोल के देख लीजिए कि आपका ईमेल डोरमेंट तो नहीं हो गया है। आपका ईमेल डोरमेंट है तो आप पहले उसको खोल के देख लीजिए, उसमें प्रॉपरली खुल रहा है पासवर्ड डालने से, तब आप उसमें आप अपना ईमेल को रखिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहले मनगढ़ंत ईमेल बना लिया और उसको फिलअप कर दिया और बाद में पता लगा कि वो ईमेल ऑलरेडी किसी और का एग्जिस्टेंट ईमेल था और ईमेल पे अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी ईमेल पे आपको पासवर्ड यदि आपका खो जाता है तो इस पे आपको रिट्रीविंग मेल या फिर आपको एसएमएस के थ्रू सूचित किया जाएगा। फिल इन करेक्ट परमानेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो इसको आप साइड में देखिए चेक बॉक्स दिया हुआ है, आप उसको ओके कर देंगे तो वही एड्रेस कॉमन एड्रेस ले लिया जाएगा। अदरवाइज आप अपना परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करते हैं। चलिए अब इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं पासवर्ड के ऊपर। पासवर्ड कैसा हो, पासवर्ड के ऊपर बहुत ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। सबसे पहला, पासवर्ड किसी के साथ में शेयर नहीं करना है भूल के भी। और साइबर कैफे वालों से आपको मैंने इसलिए सावधान किया क्योंकि साइबर कैफे वाले एक ही पासवर्ड, जितने उनके यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं सबका एक ही पासवर्ड रखते चले आते हैं और बोल देते हैं आप इसको बाद में चेंज कर लेना। आपका दोस्त, मेरे को नहीं मालूम उसने आपके लिए क्या ग्रज, क्या आपके दिल में खुन्नस रखी हुई है, वो आपके कैंडिडेचर में घुस के पासवर्ड आपका डाल के और आपका कैंडिडेचर में छेड़छाड़ कर देता है और आपको पता भी ना हो तो यू आर गॉन फॉर एवर। इसलिए पासवर्ड भूल के भी शेयर ना करें। सबसे अच्छा होगा इसको कोई बहुत ही विश्वसनीय जगह पे लिख के रख लीजिए और बेस्ट होगा कि इसको ईमेल बॉक्स में सेव करके रख लीजिए। पासवर्ड्स को आप मोबाइल फोन पे भूल के भी सेव ना करें, क्योंकि मोबाइल फोन पे पासवर्ड आपने रखा, मोबाइल फोन गिर गया, गुम गया, पानी में चला गया, टूट गया, पासवर्ड हमेशा के लिए गया। तो इसलिए इन छोटी छोटी सावधानियों का आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट होगा कि आप इसको ईमेल बॉक्स पर डाल के छोड़ दीजिए। अब ऐसा ना हो कि आपकी ईमेल बॉक्स का ही नंबर आप भूल गए, आपका पासवर्ड भूल गए, फिर तो गए। बट अगेन यू कैन रिट्रीव इट इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड की खास बात क्या होनी चाहिए, पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए और पासवर्ड में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मेक श्योर आपका पासवर्ड ये सारे के सारे नॉर्म्स को पूरा करता हो। ये इंस्ट्रक्शन आपको देखिए इस साथ में बॉक्स में दिए हुए हैं, आप इनको एक बार समझ लीजिएगा और उसके बाद पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड का पैटर्न जरूर अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। देखिए आइडियल पासवर्ड कैसा होता है वो मैंने आपको बना के बताया है। गो विद इंस्ट्रक्शंस, नेवर चूज अ रैंडम पासवर्ड। रैंडम पासवर्ड आप चुनेंगे तो प्रॉब्लम में जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको याद है 1 घंटे बाद आप खुद भूल जाएंगे, होता है दोस्तों। तो इसलिए रैंडम पासवर्ड आप ना बनाएं। और इसके साथ ही बाकी चीजें मैं बता चुका हूं। देखिए पासवर्ड कैसा आपको चुनना है, देखिएगा कि सबसे पहले हमने, मान लीजिए आपको एक मेथड बता रहा हूं खाली। आपने सबसे पहले अपनी माता जी के नाम का पहला अक्षर चुना, फिर आपने उसके आगे एक $, परसेंटेज, हैश का साइन या आपने कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स चुन लिया। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे आपका नाम लिखेंगे लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अगेन वो डिजिट हो गई। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर आ गया, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ गए, यहाँ पे लोअर केस आ गया और यहाँ पे साथ साथ में डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी आ गए। एक आइडियल पासवर्ड कैसे हो सकता है कि मान लीजिए J#Tanjeet10, ये एक मैंने रफली बनाया है। आप ऐसा पासवर्ड भूल के भी कॉमन ना बनाएं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने ये पैटर्न बताया, मैं इसको समझ पा रहा हूं, किसी और ने भी आपके इस पैटर्न को समझ लिया, अगेन यू विल लैंड इन ट्रबल। आप कुछ और नाम रख लीजिए। आप माता जी की जगह पिताजी का नाम रख लीजिए, पिताजी की जगह आप बड़े भाई का नाम रख सकते हैं, बड़े भाई का नाम आगे की जगह पीछे रख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कोई और चुन सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लास्ट में लगा सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले लगा सकते हैं। ये सारी चॉइस आपकी है।
इसको आपको अपने हिसाब से बनाना है, बट मेक श्योर कि दूसरे इस पासवर्ड को डिसिफर या दूसरे इस पासवर्ड को क्रैक ना कर सकें। चलिए, फिर पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। एग्जैक्टली जो लेटर्स आपने ऊपर फिल किए हैं वही लेटर्स आपको यहाँ पे नीचे फिल करने हैं। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो हम आराम से कर लेंगे, बट बिलीव मी माय फ्रेंड्स, गलतियां होती हैं और वो कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती हैं। द सिक्योरिटी क्वेश्चन, यदि आपका पासवर्ड किसी कारण से खो जाए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको उस पासवर्ड को रिट्रीव कराने में, उसको वापस दिलाने में हेल्प करता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो हमने आपकी मदद के लिए सबसे आसान चुन रखा है, उसमें लिखा है कि विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो आप बहुत ही कम विजिट करते हैं। मैंने नाम लिख दिया उसके नीचे गूगल, ताकि मुझे याद रहे। आप अपने मनपसंद का कोई और भी देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप अपनी मनपसंद तरीके से चुन सकते हैं, वो चॉइस आपकी रहेगी। फिर इसके बाद आपको वार्निंग दी जाती है, बेटा एक बार अच्छी तरह फॉर्म देख लो। यानी आप यहाँ पे देखते हैं कि आपने फॉर्म में कोई गलती तो नहीं की है, और यदि आपको लगता है कोई गलती नहीं की तो आप यहाँ पे एक सिक्योरिटी कैप्चा डालते हैं, जिसके बाद आपको ये वार्निंग साइन नजर आता है। वार्निंग साइन के बाद आपको दो ऑप्शन है, यदि आप चाहें तो फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या फिर आप चाहें तो एडिट क्रेडेंशियल्स करना चाहते हैं। यदि आप एडिट क्रेडेंशियल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट क्रेडेंशियल करें, नहीं तो आपको लगता है मेरी एंट्री सब सही है तो आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म देखिए ऐसा नजर आता है। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल डाले आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद नीचे देखिए इस हिस्से में चेक बॉक्स दिए हुए हैं, इन चेक बॉक्सेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये चेक बॉक्सेस भरने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मेक श्योर दैट यू हैव चेक द चेक बॉक्सेस। ये देखिए एरो की मदद से मैं दिखा रहा हूं कि चेक बॉक्सेस कहां हैं। इसके बाद जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो फॉर्म कुछ इस तरह से नजर आएगा, और आपने जब फाइनल सबमिट कर दिया, उसको यस कर दिया, देखिए ये फॉर्म नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको एक एसएमएस आएगा जिसपे लिखा होगा कि आपने पहला पार्ट सबमिट कर लिया है और आपका यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है। एसएमएस आता है स्टूडेंट्स, मगर कभी कभी वो नहीं भी आता है, तो उसके भरोसे मत रहें। जैसे ये पार्ट कंप्लीट हो, आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिख के जरूर रख लें, क्योंकि यहाँ पे आपका मान लीजिए सेशन एक्सपायर हो गया, मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन चला गया, मान लीजिए आपका किसी और कारण से मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, आउट ऑफ चार्ज हो गया, बैटरी चली गई, तो आपका कैंडिडेचर हमेशा के लिए गया, क्योंकि आप दोबारा सेम नाम से एंट्री नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल आती है दोस्तों। फिर हेल्पलाइन नंबर पे फोन कीजिए, ईमेल कीजिए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। इसलिए सबसे पहला काम, डायरी उठाइए, सबसे पहले इस नंबर को नोट कीजिए, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, देखिए नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस नंबर को नोट करके सेव करके रख लीजिए, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर ये गलती आपसे ना हो। चलिए, बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ साथ में आप भरते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपने उसको भर दिया। फिर आएगा आपका जो चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर्स। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे कास्ट को, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो आप पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी जो भी कास्ट है वो सेंट्रल कास्ट हो, वो स्टेट कास्ट ना हो। सेंट्रल कास्ट यानी आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी इस बारे में आती है, और आपकी कास्ट सेंट्रली लिस्टेड है कि नहीं, तो उसके लिए एक वेबसाइट नोट कीजिए, www.ncbc.nic.in। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको आपकी जो भी कास्ट है उसको सेंट्रल ने बैकवर्ड क्लासेस में माना है कि नहीं माना, उस लिस्ट में वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। महाराष्ट्र के बच्चों की क्वेरी होती है कि हम लोग एनटी में आते हैं, तो एनटी जो साइट है, नोमैडिक ट्राइब, ये साइट जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने तो इसको लिस्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट नहीं किया है, तो आप ओपन कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। तो आप अपने ncbc.nic.in पे जाके इसको आप पहले क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म आप साथ साथ में भरते जाइए, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका टेस्ट सेंटर भरना, चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर भी आपको भरने हैं। आप स्टूडेंट एक और गलती करते हैं कि चारों टेस्ट सेंटर चाहते हैं कि मान लीजिए मैं भोपाल में रहने वाला हूं, तो सारे टेस्ट सेंटर भोपाल भोपाल भोपाल, नंबर 1 चॉइस भोपाल, 2 चॉइस भोपाल, 3 चॉइस भोपाल और 4 चॉइस भोपाल। ऐसे ना करें। आप जो भी आसपास की सिटीज है उसकी चॉइसेस डालें। पर्पस क्या है, मान लीजिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए कोरोना के कारण कोई लॉकडाउन लग गया है, वो कंटेनमेंट जोन में आ गया है, तो गवर्नमेंट या एनटीए आपको एक पैरेलली दूसरे सेंटर में भेजने की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए आप अपने आसपास के टेस्ट सेंटर्स की चॉइसेस जरूर डालें जो कि आपके विसिनिटी में आसपास में हो।
ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा सेंटर डाल दें कि जो हो ही इतनी दूर और आपको मालूम है कि आप वहां पे कुछ घंटों में जाना संभव नहीं है। इस तरह की गलती से भी आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आपको जो सेंटर्स की लिस्ट आपको ड्रॉप डाउन मेनू में दिख रही है उसके अंदर से आप सोच समझ के अपने सेंटर डालें। तो टेस्ट सेंटर्स आपने जब आप डाल चुके हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे कि आप अपना स्टेट चुन रहे हैं। स्टेट चुनने के बाद फिर आप उस स्टेट के अंदर का सिटी चुनते हैं। जब आप ये जानकारी भर लेते हैं, चारों सेंटर्स भर लेते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। यस, आप यहाँ पे चारों सेंटर आपने भर लिए। देखिए मैंने 2 सेंटर्स नागपुर के डाले हैं और एक सेंटर अमरावती का डाला है महाराष्ट्र में, ताकि ये भी सिटीज़ मेरे से बहुत ज़्यादा आसानी से रीच में है। मैं यहाँ पे भी एग्ज़ाम देने के लिए जा सकता हूँ। आप भी अपनी मर्जी के सिटीज़ बढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार एनटीए ने नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स एंड नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज़ ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चे अपने आसपास में जाके एग्ज़ाम दे सकें और उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। अब आपको यहाँ पे अपने 12वीं कक्षा के डिटेल डालने हैं। यानी सबसे पहले आपको डालना है कि आपने कहाँ से 12th किया, आपका स्टेट कौन सा था, आपका बोर्ड कौन सा था, आपका जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड है देखिए इस ड्रॉप डाउन मेनू में दिख जाएगा। आप यहाँ से अपना बोर्ड डाल सकते हैं। आप क्लास 12th अपीयर होने वाले हैं कि आपने क्लास 12th अपीयर हो चुके हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। वो डालने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा डालते हैं और सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद आपको फिर वार्निंग का साइन आता है कि क्या आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। आप यदि कहते हैं नहीं नहीं मेरे को डाउट है, मेरे को अपना फॉर्म रिव्यू करना है, तो आपको रिव्यू का वो टाइम देता है। अदरवाइज आप उस फॉर्म को फाइनली सबमिट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने सबमिशन वार्निंग ली और आपने यहाँ पे अब देखेंगे अब आपके एप्लीकेशन के 2 हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हिस्सा आपने एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दूसरा अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी भर चुका है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा हिस्सा, जो कि है आपका फोटोग्राफ या इमेजेस अपलोड करने का। ये तीसरे हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफी सारी बातें बताई हैं, मैं आपको ये बातें फिर से रिपीट करना चाहता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात, फोटोग्राफ जो डायमेंशंस कहे गए हैं उसी डायमेंशन में रखना है। यानी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर आपकी विड्थ आपकी हाइट होनी चाहिए फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ जो है उसका बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड पूरा व्हाइट होना चाहिए। आपके कान नजर आने चाहिए। यदि आप मेरी तरह पगड़ी नहीं पहनते हैं तो आपके कान नजर आने चाहिए। फोटोग्राफ में यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा बिल्कुल क्लियर हो, वो चश्मे के ऊपर किसी तरह का चमक या ग्लेयर ना हो और उसके अंदर से आपकी आंखें साफ साफ नजर आनी चाहिए। यदि आप व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रख रहे हैं तो या आपका स्टूडियो वाला बोल रहा है नहीं 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 यही बैकग्राउंड चलता है, ब्लू या मरून बैकग्राउंड चलता है, तो उससे आप बहस ना करके अपना स्टूडियो चेंज कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एनटीए आपकी ये बहस नहीं सुनेगा, ना ही जो वहां पे जो सुपरविजन कर रहे हैं या जब वहां पे जो सुपरिटेंडेंट हैं वो आपकी इस बहस को सुनेंगे। वो आपका कैंडिडेचर रद्द कर सकते हैं, आपको एग्जाम हॉल से बाहर भी निकाला जा सकता है। इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फोटोग्राफ कहा गया है उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फोटोग्राफ खिंचाएं। किसी भी तरह के क्या बोलते हैं गॉगल्स का इस्तेमाल ना करें, कैप्स या हेडगियर्स का इस्तेमाल ना करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फोटोज जो है वो जैसा मैंने बताया है कि अनअप्रोप्रिएट फोटोग्राफ है तो वो फोटोग्राफ रद्द की जा सकती है और आपका कैंडिडेचर भी साथ ही साथ में चला जाएगा। बिल्कुल लास्ट में एग्जाम का टाइम सिर पे आ गया, तब आपके फोटोग्राफ पे ऑब्जेक्शन आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है कि किस तरह का फोटो सही और किस तरह का फोटो गलत है। फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका 80% चेहरा नजर आना चाहिए। देखिए मैंने दोनों फोटोग्राफ बताए हैं कि क्या नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है और क्या पासपोर्ट फोटोग्राफ जिसमें 80% फेस कवर होना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूं कि स्टूडियो वालों से बहस करने की जगह स्टूडियो चेंज कर लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप उसको बोलेंगे कि मेरे को यही चाहिए, तुम खींच सकते हो तो दो, नहीं खींच सकते हो तो मैं जा रहा हूं, तो बात ज्यादा अच्छे से बनेगी। इसके साथ साथ में आपका सिग्नेचर और आपका थंब इंप्रेशन, किसी भी तरह का स्मजिंग उस पर ना हो, किसी भी तरह का उसमें धब्बा ना हो, क्लियर आपके फिंगरप्रिंट्स उसमें नजर आए। आपका लेफ्ट हैंड इंप्रेशन इसमें चाहिए होगा थंब का, और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर आप क्लीन क्लियर स्ट्रोक्स के साथ अपना सिग्नेचर करें और बिल्कुल वैसे ही सिग्नेचर करें जैसा आपने एग्जाम फॉर्म में किया है। क्योंकि सुपरिटेंडेंट के सामने भी यदि आपको साइन करने पड़े और वो मिसमैच हुए, यू विल लैंड इन ट्रबल, आपको मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। चलिए
देखिए आपने यहाँ से फोटोग्राफ इस तरह से फाइल चूज की। फाइल चुनने के बाद आपने फोटोग्राफ अपलोड कर ली। फोटोग्राफ अपलोड करने के पहले आप उसका प्रीव्यू अच्छे से देख लें कि मेक श्योर कर लें कि वो वही फोटोग्राफ है जो आपको सही चाहिए हो, जो आपने चुन के रखी है। सेल्फीज अलाउड नहीं है, सो मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू पुट अप एनी सेल्फी इन दैट। इसके बाद फोटोग्राफ आपने चुन लिया, आपने सारी इमेजेस अपलोड कर ली, आपके सिग्नेचर्स की, आपके थंब इंप्रेशन की। उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या कौन सा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए, कितने केबी से कितने केबी तक की फोटोग्राफ होने चाहिए, वो आपने यहाँ पे चार्ट पे देख चुके हैं पहले, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको फिर एक वार्निंग आती है कि आपने फॉर्म प्रॉपर भर लिया है, आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ यस, तो ही फिर आप इसको सबमिट करें, अदरवाइज आप नो ऑप्शन पे क्लिक करके इसको वापस रिव्यू कर सकते हैं। आपने जब रिव्यू कर लिया, आपने देखा नहीं सारी एंट्री बिल्कुल सही है, तब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। देखिए तीसरा जो ऊपर जो डॉट है वो हरा हो गया, तीसरा बटन हरा हो गया है, यानी ये 3 प्रोसीजर्स हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद आखिरी प्रोसीजर आती है, वो होता है पैसा जमा करने का। पैसा जमा करने के लिए मेक श्योर आप जो मोड्स हैं उसी का ध्यान रखना है। आपको कोई डीडी नहीं बनाना है। कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं आपका नीट में फॉर्म जमा करा देता हूं, पैसा दिला देता हूं, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि केवल ऑनलाइन मोड पे ही पैसा जमा होगा। किसी भी तरह का ऑफलाइन मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ऑनलाइन मोड पे क्लिक करते हैं तो अंदर पेमेंट गेट्स खुल जाते हैं। देखिए बहुत सारे पेमेंट गेट्स हैं, आप सही पेमेंट गेट चुनते हैं, SBI का, ICICI बैंक का, और भी बाकी पेमेंट गेट्स आपको वहां पे दिखेंगे। आपने पेमेंट गेट चुने और उसके बाद आपने आगे डिजिटल फॉर्मेट में अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप नेट बैंकिंग, या फिर आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम का गेटवे भी इसमें दिया हुआ है। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे ये अलग अलग पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं। ये पेमेंट गेट जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेमेंट गेट चुनने के बाद आपने, जैसे मान लीजिए मैंने ये पेमेंट गेट ICICI बैंक का पेमेंट गेट चुना है, तो इस तरह से पेमेंट गेट नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको अपने कार्ड के डिटेल्स डालने हैं। डिटेल डालने के बाद वो आपको एक OTP भेजेंगे। वो OTP भी आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, नॉट इवन विथ योर फ्रेंड्स। और वो OTP डालने के बाद आपके बैंक से पेमेंट कट जाएगा और आपका पैसा यहाँ पे जमा हो जाएगा। ये प्रोसेस जल्दी कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जब बहुत सारे बच्चे एक साथ लॉगिन होते हैं तो कभी बार SMS आने में टाइम लगता है, OTP आने में टाइम लगता है, सेशन एक्सपायर हो जाता है, बैंक से पैसा कट जाता है मगर NTA के पास में जमा नहीं हुआ। इस तरह के एरर लास्ट मोमेंट पे होंगे तो आप परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए मेक श्योर ज्यादा दिन तक इंतजार ना करें, तुरंत ही अपना फॉर्म भरना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्म भरने के बाद मैंने ये वाला प्रोसेस नहीं किया क्योंकि मैंने NTA में पैसे जमा नहीं किए, इसलिए मैंने आपको केवल स्पेसिमेन के तौर पे ये पेज दिखा रहा हूं कि फाइनली आपका एक्नॉलेजमेंट पेज कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसमें आपके सारे क्रेडेंशियल दिए होंगे। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, आपका थंब इंप्रेशन प्रॉपर है कि नहीं, आपका सिग्नेचर प्रॉपर है कि नहीं, आपका फोटोग्राफ प्रॉपर है कि नहीं। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। किसी भी तरह का आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे देखिए मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है। इस WhatsApp नंबर पे आप मेरे से संपर्क करके आप हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए काउंसिल फ्रेंड की हेल्पलाइन हमेशा के लिए खुली हुई है। और इसके साथ ही मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। फॉर्म अच्छे से भर लिया यानी आपकी तैयारी अच्छे से हो गई, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि इससे आप मेंटली रिलैक्स होते हैं और पढ़ाई की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। बहुत जल्दी मैं आपको एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहूंगा। सो ऑल द लक्स, सो डू वेल, हैव ए नाइस टाइम, चाओ।